नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 4th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट इज हेट स्पीच, हाउ डज इट अफेक्ट द सोसाइटी इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द इंस्टेंसेस ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या है, ये भारत में समाज को कैसे प्रभावित करता है, साथ ही हेट स्पीच की घटनाओं को कम करने के उपाय भी सुझाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर हेट स्पीच जो है वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कोई भी कानूनी परिभाषा जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, कानूनी रूप से इसको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई भी कोशिश करता है कि अगर कोई भी दो कम्युनिटी है या उनके बीच में या तो कोई हिंसा भड़काता है या फिर उनके बीच की जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं हेट स्पीच। तो अगर हम यही देखें 2017 में, ठीक है, 2017 में जो लॉ कमीशन है उसने जो है अपनी 267th रिपोर्ट में हेट स्पीच को डिफाइन किया था और उसने बोला था कि हेट स्पीच कोई भी लिखा हुआ या फिर बोला हुआ या फिर हम शब्दों से कह सकते हैं, इशारों से कह सकते हैं, सिंबल के थ्रू या फिर कोई भी प्रस्तुति हो सकती है जिसे देखकर या सुनकर डर पैदा हो या फिर हिंसा को बढ़ावा मिले। तो ये लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अपनी 267 रिपोर्ट में कहा है कि जो भी अगर किसी भी प्रकार की हिंसा को, ठीक है, हेट्रेड को, ठीक है, किसी भी प्रकार की घृणा को या फिर जो है हेट्रेड को अगर कोई भी तरीके से अगर उसको उकसाया जाता है, उसको भड़काया जाता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, रेस है, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ और इसी तरह किसी भी प्रकार से किसी भी अलग जो भी कम्युनिटी है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनके प्रति अगर इस तरीके कोई भी रिमार्क दिया जाता है जिससे कि हिंसा भड़कती है तो उसको हेट स्पीच कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो हेट स्पीच के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन 153A, ठीक है, जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड का जो है उसके अंतर्गत जो है वर्ष 2014 में जो है मात्र जो है 336 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए थे, लेकिन यही 2020 में 1804 केसेस जो हैं ये दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये करीब इसमें जो है 6 टाइम्स की जो है बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें जो कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में जितने भी जो मामले जो दर्ज हुए थे उसमें जो कन्विक्शन रेट था वो था केवल 20.4%। इसका मतलब है कि जितने भी जो लोग जिनके के अगेंस्ट जो केस दर्ज किया जाता है उनको अंत में बरी कर दिया जाता है, उनको अंत में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ठीक है, उनको तो छोड़ दिया जाता है लेकिन इसका जो पूरा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक देखने को हमें मिलता है। तो अब यहीं पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या हेट स्पीच के जो है इम्पैक्ट हैं हमारी सोसाइटी पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, ये थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी है। हमारी जो सोसाइटी जो है वहाँ पे या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो नेशन है उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे लोगों के बीच में जो है हिंसा पैदा की जाती है, अलग अलग तरीके से लोगों को भड़काया जाता है।
जिसका जो परिणाम होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि रायट्स का रूप ले लेता है, टेररिज्म है, ठीक है, वहाँ पे रायट्स होते हैं, टेररिस्ट एक्ट्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जीनोसाइड होता है, एथनिक क्लींजिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है कई प्रकार से जो है हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे जो ये जो सारे इंस्टेंसेस होते हैं जीनोसाइड के, राइट्स के, जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो इससे जो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत ही बड़ा खतरा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कम्युनल टेंशन और कम्युनल वायलेंस को भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ावा मिलता है इससे। अगर कोई भी किसी भी दूसरे कास्ट को लेके या फिर रिलीजन को लेके अगर कोई भी कमेंट करता है तो इससे क्या होता है, इससे कम्युनल वायलेंस जैसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि दिल्ली राइट्स है जो कि 2020 में हुआ था, और मुजफ्फरनगर राइट्स, ठीक है, मुजफ्फरनगर राइट्स जो 2013 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके जो है कम्युनल वायलेंस जो है हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे पूरे समाज पे जो है नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिसरप्ट सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता को जो है वो भंग करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग आके हमारे कम्युनिटी के, हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट पे अगर कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है दूसरे जो कम्युनिटी के प्रति जो है हेट्रेड उत्पन्न होती है, ठीक है। वहाँ पे हेट्रेड उत्पन्न होती है तो यहाँ पे जो है पूरा जो लोगों के प्रति जो है आपस में जो दो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो है ट्रस्ट नहीं रह पाता, डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग जो है वो उभर के आती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर जो है, पीस है, वहाँ पे वो सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और अंत में हम देखते हैं कि जो हमारे जो प्रियम्बल के जो प्रोविजंस हैं, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इन सब पे जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे सोशल हार्मनी जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। इसके बाद हम देखते हैं हैम्पर्स सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति में भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है बाधक है। ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये भाईचारे को जो है बहुत नकारात्मक रूप से जो है यहाँ पे प्रभाव डालती है। लोगों की जो डिग्निटी होती है, इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जो हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशनल यूनिटी है, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है, ठीक है। तो हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी है, भाईचारा नहीं है लोगों में, लोगों की डिग्निटी को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो सोशल प्रोग्रेस हो सकती थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, जो बोलने की स्वतंत्रता या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती है। आर्टिकल 19 कहती है कि जो भी जितने भी जो लोग हैं अपने व्यूज़ को ओपिनियंस को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से, ठीक है, राइटिंग्स है, प्रिंटिंग है, एक्शन है, सिंबल्स है, फिल्म के तरीके से, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है कई प्रकार की जो है हम कह सकते हैं कि बहुत तरह की जो है यहाँ पर रिलीजन है, कास्ट है, और यहाँ पे जो प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियंस हैं उसको लोगों को जो है एक राइट दिया गया है जिससे कि वो अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन वहीं आर्टिकल 19(2) जो है, ठीक है, इसको जो है इस पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है, जिससे कि जो है ये जो हमारी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो राइट्स है इसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट भी करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है वो थिन लाइन है। तो यहाँ पर जो है जितने भी जो विक्टिम्स होते हैं हेट स्पीच के, ठीक है, जो विक्टिम्स होते हैं वो पब्लिक स्पेस में जाने से डरते हैं, ठीक है, वो अपनी बात को कहने से डरते हैं कि कहीं उन पर फिर कोई कमेंट ना करते या फिर जो है फिर उनको किसी हिंसा का सामना ना करना पड़े। तो इससे क्या होता है, वो जब भी कोई सी पब्लिक स्पेस में जाते हैं तो वो बहुत डरे हुए होते हैं, फियर उनमें एक होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं पब्लिक स्पेस में जाने से। किसी भी जो भी कोई पब्लिक
पब्लिक फंक्शन जो होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उनको नर्वस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो जिससे कि जो आर्टिकल 21 में जो हमें राइट दी गई है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। तो इससे जो है हेट स्पीच से हमारी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों ही हैम्पर होता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग अपनी बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है वो अगर अपनी बात कहेंगे तो उन्हें फिर से किसी ना किसी प्रकार से हिंसा का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कहीं ना कहीं जो है हैम्पर करती है। इसके बाद हम देखते हैं मॉब लिंचिंग एंड अदर हेट क्राइम्स, ठीक है। मॉब लिंचिंग और अन्य घृणा अपराध को भी जो है यहाँ पे जन्म देता है हेट स्पीच। यहाँ पे जितने भी अगर हम देखें तो ये जो बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के जो है हेल्थ पे, लोगों की सेफ्टी पे, ठीक है, यहाँ पे उसका भी बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो दादरी केस हुआ था 2015 में, ठीक है, जो कि अखलाक केस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है वो भी हेट स्पीच का ही एक जो है हमें एग्जाम्पल मिलता है। और यहाँ पर जो उनके जो अखलाक के जो घर वाले थे उन्होंने 5 साल वेट किया है, उसके बाद जो है इसका ट्रायल जो है वर्ष 2020 में जो है जाके स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इंस्टेंसेस हो जाते हैं लेकिन लोगों को सज़ा नहीं मिलती है, कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, ट्रायल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे इसके इम्पैक्ट हैं, नकारात्मक इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पे। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी कई प्रकार के जो हेट क्राइम्स हैं उसको जो है यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेट क्राइम्स को जो है यहाँ पर हेट क्राइम्स किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो बेंगलोर से, ठीक है, जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स थे उनको जो है वहाँ पर उनको जो है बहुत ज़्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा था, और उसमें से कई लोग जो है वापस अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ पे वापस चले गए थे। तो इस तरीके से हेट क्राइम्स जो है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। CAA है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, NRC है। तो ये भी जो है यहाँ पे हम इसमें भी बहुत सारे हमने वायलेंस राइट्स देखे थे, और ये भी जो है ये किसके, ये रिलीजन के बेसिस पे है। तो ये सब जो है हेट स्पीच जो है हमारे सोशल हार्मनी को, सोशल प्रोग्रेस को जो है डिसरप्ट कर रहा है। बहुत सारे जो है हेट क्राइम्स को जो है यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, जो युवाओं का जो है रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी जो यूथ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जितनी भी जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है, या फिर रिलीजियस एस्पिरेशंस हैं, उसके प्रति जो है उनका जो है बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है, जिससे कि वो जो स्टेटस को अभी तक सोसाइटी में था वो मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो जब यूथ हमारा रेडिकलाइज हो जाएगा तो जो हमारा सोशल हार्मनी थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी हमें हिंसा देखने को मिलती है। तो और यहाँ पे एक स्टडी की बात करें तो स्टडी में ये पाया गया था कि जितने भी जो यूथ हैं अगर वो किसी भी तरीके से हेट स्पीच में या फिर ऐसे किसी भी हिंसा का अगर हिस्सा बनते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है पुअर एजुकेशनल अचीवमेंट देखी गई है, ठीक है। वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो उनका एंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो है बाद में जो है वो किसी ना किसी प्रकार से जो अलग कोई रेडिकल या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसका हिस्सा बन जाते हैं, उससे जाके अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ हो रहा है ये भी हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज्ड इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन, ठीक है, बड़ी चुनावी लामबंदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने कई बार देखा है कि जब भी चुनाव प्रचार होते हैं तो जितने भी जो नेता होते हैं वो वोट्स ही जो है कास्ट, रिलीजन या फिर कोई भी अन्य जो सेंसिटिव इश्यूज जो हैं उसको लेकर जो है अपने वोट्स की डिमांड करते हैं। तो जिससे क्या होता है यहाँ पे जो है कम्युनल डिवाइड बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कम्युनल डिवाइड हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। जितने भी जो वोटर्स होते हैं वो उनमें जो है वो कम्युनल डिवीजन हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है।
और अगर हम इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखें, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर उसने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे जो भी प्रचार किया जाता है किसी भी इलेक्शन को लेके, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे जो हेट स्पीच के जो मामले हैं वो करीब 2.6% तक जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं। कि जब भी जो कोई भी नेता जो है अपने कैंपेनिंग के लिए जाता है, जब भी स्पीच देता है, तो वहाँ पे जो है ऐसी कम्युनल रिमार्क्स दिए जाते हैं या फिर जो है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी की तरफ जो है भड़काया जाता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है कौन कौन से लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं इसको हेट स्पीच को लेकर के। वैसे तो लीगल प्रोविजंस को लेके एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो अगर लीगल प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो वी कैन जस्ट ड्रॉ फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट उसमें सेक्शन जैसे 153A 153B ऑफ IPC इस तरीके से बना सकते हैं। हमें पूरा जो है यहाँ पर उसको जो है यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट ड्रॉ फ्लो चार्ट, और नहीं तो वो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है क्योंकि इसका एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम कानूनी प्रावधान के बारे में बात करें तो जो IPC है, इंडियन पेनल कोड है, उसका सेक्शन 153A और 153B है, वो कहता है कि उन कृत्यों को दंडित करती है जो दो समूहों के बीच शत्रुता और घृणा का कारण बनते हैं। इसी तरह अगर हम IPC की धारा जो है 295A को देखें तो उसमें दंडात्मक कृत्यों से संबंधित है जो जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से व्यक्तियों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे सेक्शन 505(1) एंड 505(2), ठीक है। ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध बनाती है जो विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा का कारण बन सकती है। इसी के बाद हम देखेंगे RPA, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, उसमें भी जो है सेक्शन 8 है, उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवैध उपयोग के लिए दोषी ठहराती है। और यही RPA की जो धारा 123(3) और 125 है, चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाते हैं और इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के तहत शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे इंडिया में। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो 267 रिपोर्ट थी, उसने भी अपने को सिफारिशें दी हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो सबसे पहले क्या है, उसने जो है जो ये जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी और जो एक समिति का गठन किया गया था, TK विश्वनाथन कमेटी, ठीक है, तो उनकी जो है उन्होंने भी यही रिकमेंडेशंस दी थी जो कि यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं कि यहाँ पे एक जो है अलग से सेक्शन जो है जोड़ा जाना चाहिए, सेक्शन 153C, जिसमें कि जब भी कोई व्यक्ति जो है जाति, धर्म, लिंग पहचान या अन्य विशेषताओं के आधार पर हिंसा सहित डर या घृणा पैदा करने के इरादे से धमकी देने वाले शब्द का उपयोग करता है तो किए गए अपराध को कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको कवर करता है कि अगर कोई भी जो है हेट्रेड रिमार्क्स किसी को भी देता है तो उसके लिए जो है यहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे इसने जो है यहाँ पर एक और सिफारिश की थी कि सेक्शन 505A को इंसर्ट करना चाहिए, जिसमें कि जो है यहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए कि भय, अलार्म या हिंसा भड़काने के कारण दंडित करने वाले प्रावधान को जो है यहाँ पर शामिल करना चाहिए। तो ये जो है ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं और जो TK विश्वनाथन समिति है उनके द्वारा भी ये रिकमेंड किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो 189th रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें कहा गया था कि ऑनलाइन अभद्र भाषा से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में प्रावधानों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन जितने भी जो हेट स्पीच होती हैं उसके लिए भी यहाँ पर हमें प्रोविजंस लाने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो लॉज होते हैं इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जितने भी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं दे कैन अरेस्ट अ पर्सन, ठीक है, विदाउट वारंट। तो ये भी जो है इट्सेल्फ एक तरह की जो है पनिशमेंट है। और ये जो जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज लॉज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेक्शन 295A है, ठीक है, तो ये जो है ये 1920s में जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है एज ओल्ड लॉज
लॉज हैं जो कि अभी भी चले आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि जो हेट स्पीच के इंस्टेंसेस हैं उसको कम किया जा सके। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है एजुकेशन, शिक्षा। लोगों को जो है शिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों के मन से जो है हेट्रेट निकालनी है तो उनको जो है उनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितने भी जो शिक्षित लोग होते हैं वो बेहतर तरीके से चीज़ें को समझ सकते हैं, वो कंपैशन उनके अंतर्गत जो उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। तो जितने भी जो एंड यूज़र्स होते हैं, ऑनलाइन एंड यूज़र्स जितने भी होते हैं, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है हेट्रेट जैसी प्रॉब्लम को जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेनिंग टू पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस अधिकारियों का जो है प्रशिक्षण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जो है उनको उनके अंदर उनके जो है एक ऑनलाइन उनके जो है एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें कि ठीक है जिसमें कि वो लोग जो हैं पुलिस ऑफिसर्स या फिर जितने भी जो लीगल बॉडीज़ हैं उनकी एक इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो जो है वो लोग अगर ऐसा कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, ऑनलाइन कोई कंटेंट हो या फिर कोई भी ऐसा इंस्टेंस हो तो उसको तुरंत से वो रिपोर्ट कर सकें। इसके बाद हम लोग रिलीजियस हेड जो धार्मिक प्रमुख है उनकी भी सहायता ले सकते हैं और जो है ताकि जो है लोगों के बीच में जो है एम्पैथी, कंपैशन जो है जैसी जो भावना है उसको पैदा किया जा सके। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल कोर्ट्स होने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि जितने भी जो हेट स्पीच के जितने भी केसेस हैं उनको सेटल करने में मदद मिले नेगोशिएशन के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा या फिर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने की ज़रूरत है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के बारे में बताने की ज़रूरत है, टॉलरेंस है, दूसरों के जो कल्चर है, दूसरों का रिलीजन है उसके बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस जो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी जो हमारे प्रेम्बल के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को जो है वहाँ पे अवेयरनेस, लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है ये जागरूकता फैलाई जा सकती है। जितने भी जो प्राइवेट पीपल होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जा सकते हैं। कर फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया पर जो है फेक न्यूज़ पर जो है लगाम लगानी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेट स्पीच के जो मामले जो हैं वो सोशल मीडिया से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, व्हाट्सएप है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जो है इनको जो है यहाँ पर वहीं से अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा इलीगल कंटेंट जो है अगर वो क्रिएट हो रहा है तो वहीं पर जो है डिलीट कर दिया जाए विद इन 24 आवर्स या फिर और उससे भी पहले जो है अगर वो कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाता है तो हेट स्पीच को कहीं ना कहीं रोकथाम में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो बड़े बड़े जो है टेक जायंट्स के साथ जो है हाथ मिला सकती है ताकि जितने भी जो यहाँ पे जो हेट स्पीच के जो कंटेंट जो क्रिएट हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकें, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर वो वहाँ से जो है अगर ऐसे कोई भी इलीगल कंटेंट को नहीं हटाता है तो उन पर हेफ्टी फाइन्स लगाने की भी ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्कशन ऑन वाइडर प्लेटफॉर्म लाइक यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जैसे व्यापक मंच पर भी इसकी चर्चा होनी चाहिए हेट स्पीच की। इसको हर लेवल पे जो है टैकल करने की ज़रूरत है, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी को जो है आगे आके जो है इस थ्रेट के साथ लड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है, जितने भी जो मौजूदा कानून है उसका जो है उचित कार्यान्वयन भी जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हेट स्पीच है, ठीक है, इस नोशन को सबसे पहले तो डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो नोशन जो है हम कह सकते हैं कि इसको और वाइड करना पड़ेगा ताकि जो है हमारी जो पूरी सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग पीस मेंटेन कर सकें, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सकें, सोशल हार्मनी, सोशल प्रोग्रेस को सुनिश्चित कर सकें। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फॉर इंडिया। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के महत्व पर चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे INSTC होता क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो है क्या। तो अगर हम कहें तो बात करें इसकी, तो ये एक 7200 किलोमीटर लैंड और सी रूट है, ठीक है। लैंड और सी रूट इसमें दोनों ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसके अंतर्गत शिप, रेल एंड रोड रूट जो है तीनों ही इंक्लूडेड हैं। और इसके ज़रिए जितनी भी जो हमारे जो ट्रेड होता है रशिया से ईरान, मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच, वहाँ पर उसको जो है बढ़ावा देने का इसमें काम किया जाएगा। तो ये इसकी जो शुरुआत है ये इंडिया, ईरान और रशिया द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये रशिया में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो यहाँ पर अगर हमारे मेन एम की बात करें तो यहाँ पर जो भी है शिप, रेल और रोड रूट को जो है बढ़ावा देना है, जिससे कि जितनी भी ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप, सेंट्रल एशिया, उनके बीच में जो फ्रेट मूवमेंट होता है उसको और आसानी से और उसमें जो है और आसानी हो, और यहाँ पे जो है इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर लिखा है कि टू एनहांस ट्रेड रूट टू द लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ठीक है। तो जितनी भी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, तो उनको वहाँ तक जो है एक अलग से रास्ता, वहाँ तक जो है एक ट्रेड रूट को जो है एनहांस करने के लिए इस पर काम किया जाएगा। तो इसके जो है टोटल 13 मेंबर्स हैं, जो कि हैं इंडिया, ईरान, रशिया, टर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ओमान, सीरिया एंड यूक्रेन। तो ये जो 13 मेंबर्स हैं इनकी जो मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट किया जाएगा INSTC के द्वारा। फॉर एग्जांपल इसमें जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि इंडिया की मुंबई हो गई, रशिया की मॉस्को हो गई, ईरान की है तेहरान है, ठीक है, ऐसे ही बाकू है, बंदर अब्बास है, अस्त्रखान है, बंदर अंजली है, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी जो मेजर सिटीज़ हैं इनको आपस में इसमें कनेक्ट किया जाएगा, ताकि इनके बीच में जो है व्यापारिक गठजोड़ जो है, ठीक है, इनके बीच में जो ट्रेड का कनेक्शन जो है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा ये जो INSTC है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ को, ठीक है, इंडियन ओशियन और गल्फ ऑफ पर्शिया को, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शिया को कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी से, ठीक है, कैस्पियन सी से कनेक्ट करेगा वाया ईरान के थ्रू, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं कि इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ पर्शिया को कैस्पियन सी से कनेक्ट करेगा ईरान के थ्रू, और ईरान के थ्रू यहाँ पर जो है वहाँ पे कनेक्ट करेगा, और ये फर्दर कैस्पियन सी से होता हुआ नॉर्दर्न यूरोप, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। तो इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर इंडिया के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीज इन ट्रेड। हमें व्यापार में जो इंडिया का जो व्यापार है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, जो पूरा जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी इसके द्वारा, और कनेक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी अच्छी तो हमें जो ट्रेड करने में कोई भी सामान को हमें और ज़्यादा आसानी होगी। हमें दूसरे देश से इंडिया में लाना है या फिर हमें इंडिया से सामान जो है एक्सपोर्ट करना है दूसरे देश में, उन दोनों में ही जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम जो है उसमें जो है और ज़्यादा हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और जो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015 से लेकर 2020 तक की, उसमें भी जो है INSTC पे इन्वेस्ट करने की बात की गई थी, ताकि जो है हमारे जो है यहाँ पर सेंट्रल एशिया के साथ जो है और ज़्यादा जो है हमारी कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके, ताकि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे कनेक्ट इंडिया टू रशिया। भारत को जो है यहाँ पे रूस और सेंट्रल एशिया और फर्दर जो है यूरोप से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हमें अभी जो है रशिया जाना है तो हमें रॉटरडैम या तो हम रॉटरडैम पोर्ट का यूज़ करते हैं या फिर जो है हम चाइना के थ्रू होकर के जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इससे जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, अगर INSTC का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें जो है रशिया तक
कोई भी सामान पहुंचाने में हमें 16 से 21 दिन लगेंगे, जो कि अभी कितने लगते हैं, 14 डेज लगते हैं। ठीक है, और अभी जो है भारत और रूस जो है अभी जितना भी जो सामान लाने ले जाने के लिए अभी जो है समुद्री रास्ते का यूज़ करता है, जिसमें 40 डेज लगते हैं, और इसके बन जाने से मात्र जो है 16 से 21 दिन में हम लोग जो है कोई भी सामान मतलब इंडिया से रशिया तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी जो एक रशिया के साथ जो कनेक्टिविटी जो है उसको और बेहतर बनाने में काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं चीपर एंड टाइम सेविंग रूट। ठीक है, सस्ता और समय बचाने वाला मार्ग है। जैसा कि फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि ये जो पूरा मार्ग है ये 30% चीपर हैं। ठीक है, 30% तक इसमें जो है कम लागत लगती है, और 40% ये रास्ता जो है वो छोटा है। जो अभी तक जो कन्वेंशनल रूट से जितना भी ट्रेड हो रहा है तो उससे 30% जो है चीपर और 40% शॉर्टर रूट के रूप में शॉर्टर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया का जो अगर हम कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी जो यहाँ के मेंबर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी ये जा रहा है, तो हमारे पास जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें समय कम लग रहा है, और दूसरा जो है हमें जो है लागत भी इसकी कम आ रही है। तो इंडिया के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी यहाँ पर होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, नए बाज़ारों तक इंडिया की पहुँच होगी। इंडिया जो है यहाँ पर बहुत सारा जो यहाँ का सामान बनाता है, तो वो उसको जो है और जो कई सारी कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में, रशिया में, वहाँ पर भी जो है अपनी जो है सामान को वहाँ पे ट्रेड कर सकता है, और वहाँ की जो नई जो मार्केट है वहाँ तक जो है अपनी पहुँच बना सकता है। तो इंडिया को जो है एक नई मार्केट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है सेंट्रल एशिया तक जो है अपनी पहुँच बना सकता है, और सेंट्रल एशिया है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ तक अपनी पहुँच बना सकता है, और ये भी जो है पाकिस्तान को हम लोग वहाँ बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर इस रूट को बन जाने के बाद जो है हमें पाकिस्तान से होकर नहीं जाना होगा, सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान तक पहुँचने के लिए हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट है, डिलीवरी टाइम कम है, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। इसके बाद हम देखेंगे ऑल्टरनेट रूट टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक वैकल्पिक मार्ग होगा। ठीक है, एक परमानेंट ऑल्टरनेट रूट होगा, ताकि हम लोग अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ठीक है, तो वहाँ तक जो है अपनी पहुँच बना सके, और वहाँ के लिए एक डायरेक्ट रूट होगा जहाँ पर कि हम लोग पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था जो स्विस कैनाल इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, वहाँ पर जो है एक शिप फंस गई थी, और जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो अभी जो है वहाँ पे जो मतलब कि वहाँ पे जो है बहुत सारा जो है ट्रैफिक जो है, शिप का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा जो है हॉल्ट हो गया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर फ्यूचर में कभी आती है तो इंडिया के पास जो है एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए इंडिया के पास एक परमानेंट ऑल्टरनेट रूट जो है वो अवेलेबल होगा। इसके बाद हम देखेंगे काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये जो INSTC है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये इंडिया के लिए इसकी जो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है, और ये जो है चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया की पहुँच जो है सेंट्रल एशिया, रशिया सब तरफ जो है यहाँ पर वो पहुँच सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेंट्रल एशिया या फिर उसके ऊपर यूरोप है, रशिया है, वहाँ तक इंडिया जो है अपनी पहुँच बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सिंक विद अशकाबाद एग्रीमेंट। ठीक है, अशकाबाद समझौते के साथ जो है समन्वयन रहेगा, क्योंकि अशकाबाद जो एग्रीमेंट है उसमें जो इंडिया ने बात की थी वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुँच बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है पूरे विश्व में, और जो है यहाँ पर जो INSTC के अगर हम मेंबर नेशन को देखें तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एनर्जी रिच हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिच है, वहाँ पे अगर हमें जो है
एनर्जी रिच नेशंस के साथ अगर हमें बेटर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो हम लोग जो है वहाँ से डायरेक्ट जो है ऑयल जो है वो लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर INSTC जो है हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स, ख़राब होने वाली वस्तुएं जो हैं हम उसका भी निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है जो ट्रेड जो टाइम जो कंजम्पशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरिशेबल आइटम्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी हम लोग जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करने में हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बाद जो है यहाँ पे इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। केवल मतलब ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है चुनौतियाँ भी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की बहुत ही ज़्यादा धीमी गति हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है जितना भी जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो इसको और फास्ट पेस पे करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है। वित्तीय समस्याएं बहुत आ रही हैं, क्योंकि इसको फंड कौन करेगा, ठीक है। इसके लिए फ़ंड जो है, या फिर हम कह सकते हैं इसके लिए जो है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये जो है ये INSTC प्रोजेक्ट को जो है फ़ंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है वहाँ पे लोन लेने में, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ जितने भी जो INSTC के जो मेंबर नेशन है वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अंदर जितना भी जो इन्वेस्टमेंट करना है वो मेंबर्स को ही करना है। तो उसमें उनके जो लिए जो है वो बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं अफ़गानिस्तान इशू, ठीक है। अफ़गानिस्तान का मुद्दा जो है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक INSTC का जो है अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत ही एक मतलब कि अहम पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जब से तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया है उसके बाद से पूरा जो अफ़गानिस्तान का जो रोल है इस पूरे प्रोजेक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाइसी हो गया है। तो इस वजह से भी जो है ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कनेक्टिविटी है उसमें हमें फर्दर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखेंगे रशिया, ठीक है। रशिया अगेन जो है वो एक प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर रशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फंडिंग फाइनेंसेस करने थे वो नहीं कर पा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो रशिया जो है इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन जितना भी करना है वो भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होगा इसके बाद से, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रशिया जो है वो इट्सेल्फ ही जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है इंडिया के सामने बहुत सारी चुनौती है कि सब कुछ मतलब कि सब चीज़ जितने भी जो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, रशिया है, अफ़गानिस्तान है, मतलब रशिया तो नेबरिंग कंट्री नहीं है बट स्टिल जो रशिया का जो रोल है उसको कैसे बैलेंस करना है, अफ़गानिस्तान को कैसे बैलेंस करना है। तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, तो किस तरीके से कार्य करना है वो इंडिया के लिए जो है एक चुनौती है। तो अगर हम बात करें कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे ये जो INSTC है, ठीक है, ये यूरेशिया को जो है और ज़्यादा हमारे क्लोज लेके आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रेड रूट बन जाएगा, हम लोग जो है यहाँ पे फ्रेट मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूरेशिया की जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट जो है उसको और ज़्यादा जो है वो जो है पास लेकर के आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर्थिक एकीकरण में भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी जो कंट्रीज़, जितने भी जो नेशन हैं
इनके आपस के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वहाँ पे उन सेक्टर्स को ये लोग डेवलप करके, ठीक है, उन सेक्टर्स को डेवलप करके उससे बेनिफिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, तो अगर ये पूरे ट्रेड रूट पे एग्रीकल्चर सेक्टर के या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दें तो जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इससे लाभ हो मिलेगा उन सभी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इंडिया की जो है ये एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को दर्शाता है और जिससे कि इंडिया के इंटरेस्ट को जो है वो और ज़्यादा सुरक्षित कर सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ट्विन डेफिसिट, हाउ कैन इंडिया डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट, ठीक है। तो ट्विन डेफिसिट इज लाइक, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो दोहरा घाटा से आप क्या समझते हैं, भारत दोहरे घाटे की दिक्कत से या फिर प्रॉब्लम से कैसे निपट सकता है, ठीक है। तो ये होगा, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे ट्विन डेफिसिट या फिर दोहरा घाटा जो है वो होता क्या है। तो जहाँ पर जब भी किसी देश में फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, साथ साथ जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम उसको ट्विन डेफिसिट या फिर दोहरा घाटा कहते हैं। तो अगर हम इसको समझें तो देश में जब एक साथ राजस्व घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ता है उसे दोहरे घाटे की समस्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटे की समस्या प्लस उच्च चालू खाता घाटा की समस्या यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों को ही समझना होगा और इसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या क्या मेजर्स लेने होंगे, उस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार के खर्चे उसकी आय से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको जो है हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सरकार क्या करती है, सरकार बाज़ार से उधार लेती है और फिर उसके बाद जो है अपने जितने भी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको मीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार जो है वो बाज़ार से पैसा उठाती है, अपने एक्सपेंडिचर्स मीट करती है। तो लेकिन अगर सरकार सारा पैसा जो है, ठीक है, पैसा तो लिमिटेड है, अगर सरकार यहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा जो है बोरोइंग कर लेगी तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर जो लोन लेते हैं उनके लिए बहुत कम चंक बचेगा, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जब वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ जो है, जब वहाँ पे समाज ज़्यादा नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन जैसी समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिमांड हाई है, सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन जैसी समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सरकार जो है वो निजी निवेशकों से जो है निजी निवेशकों के लिए कम पैसा छोड़कर जो है ज़्यादा पैसा जो है बाजार से बोरो कर लेती है। तो फिस्कल डेफिसिट जैसी समस्या जो है इंडिया में आखिर उत्पन्न क्यों हो रही है, इसके कारण समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि ये जो एक्साइज ड्यूटीज़ जो है डीजल और पेट्रोल पे जो कम की गई है उसकी वजह से भी जो सरकार की जो आय है, ठीक है, उसका जो रिवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो है पूरे दुनिया भर में जो है महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है उसमें भी जो ग्लोबल लेवल पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और जो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। और जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने जो है उन्होंने जो है इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा रहे उसकी वजह से जो है पेट्रोल एंड डीजल पे जो है एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से 85,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ है सरकार को, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर्स तो उतने ही हैं, तो जिस वजह से इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट पैंडेमिक रिलीफ मेजर्स। सरकार द्वारा जो है बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मेजर्स भी चलाए जा रहे हैं पैंडेमिक के बाद से, जैसे कि फ्री वैक्सीन देना, लोगों को जो है फ्री में फूड दिया जा रहा है। तो ये भी जो है ये सब सरकार के खर्चे ही हैं, लेकिन रिवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है बिकॉज पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे जो है
बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो बंद हो गई है, जीएसटी कलेक्शन जो है वो कम हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से भी जो है यहाँ पे हमें फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि लोन वेवर। ठीक है, बहुत सारे जो है कॉरपोरेट का लोन जो है वो वेव कर दिया गया है, फार्मर्स का लोन वेव कर दिया जाता है, तो ये अल्टीमेटली जो है ये सरकार के पॉकेट पे ही सरकार के ही पॉकेट से जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट की। ठीक है, चालू खाता घाटा की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चालू खाता घाटा क्या होता है, अगर हम एक लाइन में समझें तो जब भी जो भी कोई एक कंट्री होती है, ठीक है, उसका जो इम्पोर्ट जो है बाहर से जो सामान आ रहा है वो ज़्यादा हो जाए जो वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जितना भी जो वो ट्रेड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, जब वो इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, तो उसको हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तीन घटक है। पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जितना भी जो हम लोग गुड्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है, गुड्स, तो जब भी हम लोग गुड्स में ट्रेड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, गुड्स का जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इनविजिबल्स होता है जब हम लोग सर्विसेज में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो सेवाओं में जब हम लोग सेवाओं में ट्रेड करते हैं, तो जब हम लोग जो है सेवाएं ज़्यादा खरीदते हैं और जो है बेचते कम हैं सेवाएं, तो क्या होता है, तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा इसका कंपोनेंट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। कई तरीके के ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेमिटेंसेस हो गए, जो कि बाहर से लोग जो हैं अपने घर पे पैसा भेजते हैं, डोनेशंस हो गया, कई प्रकार के जो है ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, तो ये भी जो है करंट अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आखिर क्यों बढ़ रहा है, इसके भी कारण को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। रुपये का जो है अवमूल्यन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इम्पोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। इंपोर्ट के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गया है, क्रूड ऑयल जो है उसके दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं, अदर कमोडिटीज़ जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि हमने बात की कि सब चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो हम लोग को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इम्पोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमें जो है ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रेड में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। साथ साथ जो है पैसा जो है, जो रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो जिसकी वजह से इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय जो बाज़ार है वहाँ से निकासी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी निकासी की वजह से भी जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो जितना भी जो एफपीआईज़ में जो इंडिया की मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट था वो सब विड्रॉ करके बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही लगा रहे हैं। तो इस कारण से जो है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों ही बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्विन डेफिसिट। तो अब हम इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, जो सरकार द्वारा जो है वो बोरोइंग्स की जाती है। ठीक है, जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है। ठीक है, सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, आरबीआई है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो सरकार को जो है वो पैसे देता है, और उसके बाद जो है
उसके बाद जो है सरकार जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आरबीआई द्वारा जो है मनी को रेस किया जाता है मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ टी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं। उसके बाद वो पैसा सरकार को देती है, जो कि जिससे कि सरकार द्वारा जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट किया जाता है, जिससे कि उनकी जो रिवेन्यू है, ठीक है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के जो गैप है उसको कम किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार का जो खर्चा है उसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि हमें जो है नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। जितनी भी जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसको कम करने की ज़रूरत है, ताकि जो है सरकार का खर्चे को जो है वो कम किया जा सके। तो सब्सिडीज़ को और ज़्यादा जो है वो रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। जो अभी तक जो गवर्नमेंट सर्वेंट को LTC दिया जाता है, लीव एनकैशमेंट दिया जाता है, उसको कम करने की ज़रूरत है, ताकि सरकार के जो खर्चे हैं उसको कम किया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट, ठीक है। अगर हम पब्लिक एसेट को मोनेटाइज करते हैं तो सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है, जिससे कि उनका रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के गैप को हम लोग कम कर सकते हैं। टैक्स बेस जो है उसको और ज़्यादा व्यापक या फिर और ज़्यादा जो है ब्रॉड करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है टैक्स नेट के अंतर्गत लेके आया जा सके, और जो है सरकार की जो रिवेन्यू है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। इसके लिए जो है इसके लिए जो है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज़ करके, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज़ करके हम लोग रिवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जितनी भी जो कंसेशन, रिबेट्स, टैक्सेस पे दी जाती हैं उसको भी कम करके सरकार का रिवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा सकता है। सरकार को जो है और ज़्यादा जो है अपने क्लॉज को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि टैक्स इवेजन जैसी प्रॉब्लम को वो लोग एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ जो है GST को जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर GST को रिड्यूस करेंगे तो लोगों के हाथ में जो है और ज़्यादा पैसा आएगा। लोगों के हाथ में और ज़्यादा पैसा आएगा तो तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग और ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके लिए भी जो है मार्केट में पैसा उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है 2003, उसमें यहाँ पर कहा गया था कि गवर्नमेंट को, जो हमारी जो सरकार है, उसको एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, कि हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% तक लिमिट कर सके 2021 तक। लेकिन अभी तक जो है ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, और इस वर्ष ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो यहाँ पे जो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य 6.9% रखा गया है, वो भी जो है उससे भी जो है हमारी सरकार चूक सकती है। तो ये फिस्कल डेफिसिट की इंडिया में प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हम लोग देखेंगे कि आखिर करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है, चालू खाता घाटे की समस्या का हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है जितना भी नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स है, गैर ज़रूरी आयात जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। या तो कम कर दिया जाए या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि जो चीप टॉयज़ आ रहे हैं बाहर से, गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ठीक है, तो इन सब के इम्पोर्ट को हमें कम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसको हम लोग कम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उस पर हम लोग टैक्सेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि जो है उनका जो इंपोर्ट जो है वो और ज़्यादा महंगा हो जाए। तो यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े से डिस्करेज होंगे उनके महंगे प्राइस की वजह से उनको ख़रीदने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा, निर्यात को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी कि CAD, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, जब इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट को कम करें, लेकिन साथ साथ हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार बहुत सारे जो हैं यहाँ पे फेवरेबल पॉलिसीज़ लेके आएँ, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करें। एक्सपोर्ट के लिए जितना भी जो पेपर वर्क होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। जितने भी जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो है उसको हमें और ज़्यादा जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके बाद है प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा।
होगा, ठीक है। जितनी भी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर जो है हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, ताकि जो है हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो सके, हम आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। तो सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, जिससे कि हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो है और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को अगर हम प्रमोट करते हैं जिनका कि हाई पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का भी, ठीक है, हाँ, वो लोग एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रखते हैं, अगर हम उनको भी और ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अगर हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम होगा। इसके साथ साथ बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है यहाँ पर पैदा होंगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी जो है और ग्रो करेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ क्या होगा, हमारा जो टैक्स बेस जो है वो हमारा और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिससे कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हमें जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू रेज फॉरेन फंड्स, ठीक है। तो जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, उनको अलाउ करने चाहिए कि वो भी बाहर से जो है वो भी कैपिटल्स जो हैं वो लेकर के आ सकें, ताकि जो इंडिया के जो मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए कम चंक है पैसे का, वो ग्रो नहीं कर पा रही, अगर वो बाहर से कैपिटल लेके आती हैं तो वो भी ग्रो कर सकेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। जितनी भी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं उनको जो है हमें लिमिट करना पड़ेगा, ताकि जितना भी जो इंडिया का जो डेब्ट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एफपीआई की जो लिमिट है उसको भी हमें एफपीआई की जो इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी हमें लिमिट करना होगा, ताकि जो हमारे जो इकोनॉमी जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें करेंसी हेजिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी ट्विन डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है उसको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो देश है, हमारी जो इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके और यहाँ पर हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख सकें, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, विच ऑफ द टू इज मोर इम्पॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज। अभिवृत्ति और अभिरुचि या फिर योग्यता के बीच क्या अंतर है, सिविल सेवाओं में दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एटीट्यूड या फिर अभिवृत्ति को समझेंगे, ठीक है। अभिवृत्ति वो होती है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु, किसी मुद्दे या फिर किसी घटना के बारे में किस तरीके से महसूस करते हैं या फिर किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है एटीट्यूड कहते हैं। ये हमारा जो एटीट्यूड जो है ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमारा जो एटीट्यूड है, अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल LGBT कम्युनिटी के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कोई भी मुद्दा हो गया जैसे कैपिटल पनिशमेंट हो गया, हम लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारा जो सोचने का तरीका है वही हमारे एटीट्यूड को जो है वही हमारा एटीट्यूड होता है, और हमारा जो एटीट्यूड होता है वही हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। हमारा जिस तरीके से एटीट्यूड होगा हम उसी तरीके से बिहेव भी करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, ठीक है। एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैपिटल पनिशमेंट को अगर हम देखें तो हो सकता है कि मतलब मेरा मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो गलत है। तो ये जो हमारे जो एटीट्यूड है किसी मुद्दे को लेके, ये सकारात्मक भी हो सकता है और ये नकारात्मक भी हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ABC मॉडल भी कहते हैं, जिसमें है अफेक्टिव,
अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव मॉडल। ठीक है, तो कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव की सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा किसी चीज़ पर विश्वास, हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या धारणाएं हैं किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को लेके, किसी व्यक्ति को लेके। ठीक है, तो हमारी धारणाओं को जो है, हमारे विश्वास को जो है वो कॉग्निटिव जो है रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्नेक की, ठीक है, तो हम कॉग्निटिव की, अगर हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करें तो हमारा मानना क्या है कि सांप जो होता है वो विषैला होता है, पॉइजनस होता है, वो हमें हार्म कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम इसको मानते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसके बाद आता है इफेक्टिव कॉम्पोनेंट। इफेक्टिव होती है हमारी फीलिंग्स, हमारी, ठीक है, हमारी फीलिंग्स क्या है उस चीज़ को लेके। तो जैसे कि अगर हमने सांप को समझा कि वो हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है, और अगर सांप हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारी फीलिंग क्या होगी, हम डर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर एक डर की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा जो इफेक्टिव क्या कॉम्पोनेंट क्या होगा, वो हम डर जाएंगे। इसके बाद आता है बिहेवियर। ठीक है, फिर हम उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, हमने माना कि सांप हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे सामने आ गया, हम डर गए, अब हमने क्या बिहेव किया, ठीक है, हम वहाँ से भाग गए, सांप को देख के हम भाग गए, या फिर हमने सांप को मार दिया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम उस तरीके से बिहेव करते हैं। यही अगर एक व्यक्ति जो है, अगर वो उस सांप से नहीं डरता है, ठीक है, तो क्या वो भागेगा, क्या वो उसको मारेगा? नहीं, वो अलग तरह से बिहेव करेगा। तो हमारा एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ को लेके, उस पर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है एसोसिएटेड विद कैरेक्टर और वर्च्यूज, ये किसी भी व्यक्ति के चरित्र या गुण के साथ जो है वो के साथ जो है संबंधित होता है एटीट्यूड हमारा। ठीक है, और इसको हम लोग अलग अलग तरीक़ों से इसको सीख सकते हैं एटीट्यूड को, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एटीट्यूड को अलग अलग तरीके से सीखा जा सकता है, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, दूसरों को देख देख के हम लोग सीख जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से एटीट्यूड को सीखा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका संबंध केवल जो है हमारे मानसिक तौर पर होता है। ठीक है, तो ये एक केवल मानसिक पहलू है इसका। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये समय के साथ जो है इसमें बदलाव भी देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं हैं, आपने उसके बारे में कोई अलग धारणा बना रखी है, लेकिन अब आपका कोई फ्रेंड आके बोलता है कि नहीं वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, उसने मेरी मदद की थी वहाँ पे उस दिन, तो आपका जो एटीट्यूड है उस व्यक्ति के लिए जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड जो है उसमें जो है हम समय के साथ जो है इसमें बदलाव भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात करेंगे। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिरुचि क्या होती है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई भी स्किल सीखने के लिए हमारे अंदर का जो पोटेंशियल होता है, हमारी टेंडेंसी जो होती है, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, उसको हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 1 साल या 2 साल के बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छा जो है पियानो बजाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो एक एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये जो है हमें किसी भी कार्य करने की जो हमारी क्षमता जो होती है या हमारी जो योग्यता होती है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर अभिरुचि या फिर एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इसका जो सीधा सीधा संबंध जो होता है वो हमारी योग्यता से होता है। ठीक है, ठीक है, तो योग्यता या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी प्रतिभा, हमारा कॉम्पिटेंस से होती है। और ये जो होती है ये मोस्टली जो होती है ये नेचुरल होती है, ये कुदरती होती है, ये हम कह सकते हैं ये इन्नेट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड जो है ये मानसिक के साथ साथ जो है ये शारीरिक भी होती है। ठीक है, इसमें जो है दोनों पक्ष जो हैं वो शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पियानो सीखना है, ठीक है, तो हमारी जो है फिज़िकल के साथ साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी जो है वो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसको भी डेवलप किया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से जो है इसको हम लोग विकसित भी कर सकते हैं, इसको हम लोग बदल भी सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि एटीट्यूड जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। एप्टीट्यूड जनरली जो है वो इनेट रहता है और वो जनरली ऐसा माना जाता है कि वो फिक्स्ड ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों ही जो है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही समान रूप से इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। अगर हम राइट एटीट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर हमारा जो एटीट्यूड जो है अगर हमारा सही है, राइट है, तो वो हमें आगे बहुत दूर तक हमारे जो जीवन है वहाँ पे ले जाने में, हमें सक्सेस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमें जो है हाँ जिस तरीके का, जैसे हमने बात की थी कि एटीट्यूड जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो हमारे वो बिहेवियर में भी दिखेगा, हम उस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, तो जो कि हमें सक्सेसफुल बनाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है हम अपने बिहेवियर के साथ को तो कंट्रोल करते ही करते हैं, हमारा एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है। इससे हमें जो है दूसरों के बिहेवियर को भी समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर हम ये समझ जाएं कि दूसरे व्यक्ति का जो है एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेके, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर उस सिचुएशन में कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एटीट्यूड समझ के, लोगों का एटीट्यूड समझ के उनके बिहेवियर को जो है वो समझे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो राइट एटीट्यूड है वो हमें प्रगति की ओर ले जाता है, ठीक है। ये हमें जो है ये जो है हमें प्रेरित करता है कि हम लोग नई नई इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करें, नई नई नॉलेज को जो है वो गेन करें, नई नई चीज़ों के प्रति जो है हमें ओपन माइंडेड बनाता है। हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, ठीक है, वो हमें प्रॉब्लम से डील करने में मदद करता है, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे डील करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ जो है एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिविल सर्वेंट्स में जो एक बहुत सारी जो खूबियाँ चाहिए होती हैं या फिर जितने भी जो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं वो भी राइट एटीट्यूड से आता है। जैसे कि वो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, वो हमें ओपन माइंडेड बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो एटीट्यूड है ये ना हो कि अगर किसी ने हमें कोई सलाह दी तो हम एकदम भड़क जाएं, ठीक है। तो ये हमें जो है ओपन माइंडेड बनाता है। हमारा एटीट्यूड उस तरीके से होना चाहिए। हमें जो है सोशल हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल्ट्रुइज्म की तरफ जो है प्रेरित करता है, लोगों की मदद करने के लिए जो है प्रेरित करता है। एम्पैथी की भावना जो है वो होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स में। तो हमारा जो एक राइट एटीट्यूड जो होता है वो हमारी इन सभी खूबियों को जो है खूबियों पर जो है उसमें मदद करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है, हमें किसी भी सिचुएशन से डील करने में मदद करता है, हमें और ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमें जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर जब जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क आते हैं, न्यू टास्क होते हैं, हर दिन न्यू चैलेंजेस हैं, न्यू टास्क है, ट्रांसफ़र हो गया, न्यू प्लेस है, तो उन सब चीज़ से डील करने में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा चेंज के तरफ, ठीक है, तब तक हम लोग चैलेंजिंग टास्क से डील नहीं कर सकते, तब तक हम लोग जो न्यू वर्क कंडीशंस है, न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट है उससे हमें डील नहीं कर सकते। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे राइट एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एप्टीट्यूड जो है वो इंसान को अगर उसमें सही एप्टीट्यूड है तो वो उनको जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और अगर जो है इंसान जो है जिसके पास राइट एप्टीट्यूड है तो वो अपने काम में जो है और ज़्यादा खुश रहता है। जो अगर राइट एप्टीट्यूड है तो वो जो है प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान, तो उसे वो प्रोएक्टिव बनाता है और साथ साथ फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है। अगर किसी के पास एप्टीट्यूड है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को उससे और अच्छी तरीके से डील कर सकता है। तो राइट एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। नई नई वर्क
एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चैलेंजिंग टास्क है, उसको किस तरीके से डील करना है। अगर आपके पास राइट एप्टीट्यूड है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उस न्यू टास्क से डील करने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे राइट एप्टीट्यूड जो है वो इंडिविजुअल कोई भी है तो उनको न्यू स्किल, ठीक है, न्यू स्किल लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमें कि जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको होता है कि रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करना है। तो अगर हमारे पास एप्टीट्यूड होगा तो हम जो रिसोर्सेज हैं उनको समझ सकेंगे, जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको समझ सकेंगे और उनको किस तरीके से यूज़ करना है, उनका किस तरीके से एफिशिएंट यूज़ करना है, वो भी सिविल सर्वेंट अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो हम एप्टीट्यूड को कह सकते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम समझने में मदद करता है, लेकिन जो हमारा जो एटीट्यूड है उस प्रॉब्लम पर हम कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है, वो हमें राइट डायरेक्शन दिखाने में हमारा एटीट्यूड जो है वो मदद करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट्स के लिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।